हेलो बच्चा लोग एंड वेलकम बैक टू दी विनर विनर 95 प्लस डिनर सीरीज़। तो आज हम रिवाइज करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को। तो शुरू करते हैं फिर। तो पहला आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की भाई? पहली प्रॉपर्टी है कि वो खट्टा होगा इन टेस्ट। याद रखना, नींबू से वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कह लो या ब्लू लिटमस पेपर कह लो। तो एक सॉल्यूशन वाला होता है और एक पेपर वाला होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को भी वो रेड कर देगा। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर है, इसको उसने रेड कर दिया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड की। नेक्स्ट है दे गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर एसिड को पानी में मिक्स करेंगे तो वो H प्लस आयंस देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयंस देते हैं। और जो टर्म एसिड है वो कहाँ से आई है? एसिडस वर्ड से आई है। एसिडस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे पहली प्रॉपर्टी आती है, ये जो होते हैं वो कड़वे होते हैं इन टेस्ट में। एसिड होता है खट्टा, बेस होता है कड़वा, और सॉपी इन टच होते हैं। साबुन जैसी फीलिंग आती है जब इसको टच करते हैं तो। और ये क्या करते हैं? एसिड का उल्टा, जैसे रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करते हैं। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। और ये OH आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब जैसे एसिड को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है? H प्लस आयंस। और अगर ऐसे ही बेस को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? OH आयंस। समझ गए इतनी चीज़? तो नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी को बताने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ। एसिड का रिएक्शन और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो एसिड प्लस मेटल अगर कराएंगे तो प्रोडक्ट में मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। HCl लिया, जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो ZnCl2 विच इज़ अ सॉल्ट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बेस का मेटल के साथ रिएक्शन एग्जांपल क्या होगा? NaOH, जिंक के साथ रिएक्शन कराई Na2ZnO2। याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको टेस्ट कैसे करते हैं? जब ये रिएक्शन हो रही है तो हमने क्या किया, यहाँ से ट्यूब लगा दी और ट्यूब को डिप कर दिया सॉल्ट सॉल्यूशन में। नीचे से हवा आएगी, जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। अब सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। इन बबल्स को अगर मैं कैंडल के पास लेके आता हूँ या माचिस की तीली के पास लेके आता हूँ, इन मतलब बस ये है कि इनको जलाना है, ठीक है। जब यहाँ पे थोड़ी सी फायर लेके आता हूँ तो ये जो बबल है जब वो फटता है तो पट की आवाज़ करता है। क्या आवाज़ करता है? पट की, पॉप साउंड, ठीक है। जैसे दिवाली में चट्टर पटर होते हैं ना, उस टाइप की पॉप साउंड आती है। याद रखना है ये चीज़। हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? सॉफ्ट सॉल्यूशन से जब पास किया, बबल बने, बबल को जब फायर के पास लाएंगे तो पॉप साउंड आएगी। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है वो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट ही नहीं करता है। बेस को अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाना चाहोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमें भूल ही जाना है, याद ही नहीं रखना है तो कुछ। तो एसिड का अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl का रिएक्शन कराया Na2CO3 के साथ विच इज़ अ मेटल कार्बोनेट, तो हमें क्या मिला? NaCl, सॉल्ट है भाई, CO2 और H2O। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? HCl NaHCO3 विच इज़ अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला? NaCl CO2 प्लस H2O। अब जैसे लास्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था। अब यहाँ करेंगे CO2 का टेस्ट, इसमें से CO2 निकल रही है नहीं निकल रही। तो CO2 का टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज़ अ लाइम सॉल्यूशन। क्या होता है? लाइम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? लाइम सॉल्यूशन या लाइम वाटर।
तो जब CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो वो इस लाइम सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है। क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। लाइम वाटर वैसे जो होता है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, नॉर्मल पानी जैसा दिखता है, उसको वो मिल्की कर देता है। मिल्की कैसा? मिल्क जैसा कर देता है जब CO2 उसके थ्रू पास करते हैं। तो CaOH होल ट्वाइस विच इज़ लाइम वाटर, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब CO2 के साथ रिएक्शन कराई तो CaCO3 बन गया प्लस H2O बन गया, और इस CaCO3 की वजह से मिल्कीनेस आती है। ठीक है, अब CaCO3 के अंदर और भी हमने CO2 पास करा दी, जैसे ये तो प्रोडक्ट बन गया, अब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो क्या होगा? ये CaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ ये अब? तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो देखो, लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो गया। अब इस मिल्की वाटर में जब मैंने CO2 और पास कराई तो क्या होगा? ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। तो ये था रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो भाई अभी तक अलग अलग चीज़ों का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ करा रहे थे, अब एसिड और बेस को आमने सामने रखते हैं। तो एसिड और बेस का रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एसिड लिया और मैंने बेस ले लिया। अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम एसिडिक और सेम बेसिक है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर बेसिक ज़्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है, इसको याद रखने का तरीका, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? इनो लेते हैं। क्या होता है? इससे सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, और ये क्या हो जाता है? ये कैसी रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा। जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वैसे वाला तुम्हें सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर साथ में मिल जाएगा। समझ आई इतनी चीज़? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड जैसा CaO इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। याद रखने की चीज़ है, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब अगर एसिड का रिएक्शन मैं बेस के साथ कराऊँ या मैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराऊँ, बात एक ही हो गई भाई। जब मेटेलिक ऑक्साइड ही बेसिक इन नेचर है तो एसिड और बेस का ही रिएक्शन होगा एक तरह से। तो एसिड और बेस के रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन कराऊंगा तो भी क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। समझ आई इतनी चीज़? नेक्स्ट चलते हैं। तो ये स्लाइड, इसकी फ़ोटो ले लो एक। ये पूरी रिवीजन एक तरह से सारे रिएक्शंस की है। रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ क्या करता है, मेटल के साथ क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी एक समरी टाइप है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर आगे चलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो हमने वैसे ये चीज़ पहले देख ली थी। अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो H+ आयंस मिलते हैं, और बेस को जब पानी में डालते हैं तो OH आयंस मिलते हैं। अब जो H+ आयंस होते हैं वो ऐसे खुले नहीं बट रहे होते भाई। H+ आयन अकेला नहीं घूम रहा होता, ऐसे OH घूम रहा होता है। ठीक है, याद रखना, OH घूम रहा है बट H+ ऐसे अलग से नहीं घूम रहा। तो ये कैसा होता है? ये H3O+ आयन के फॉर्म में घूम रहा होता है। इसको कहते क्या है? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H+ अकेला नहीं घूम रहा होता, OH- अकेला घूम रहा होता है। H+ कैसा दिखता है? H3O+ की फॉर्म में हमें दिखता है। तो जब HCl
प्लस वाटर करा तो क्या मिला, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ऐसे ही अगर बेस को हमने वाटर में मिक्स किया तो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई, तो चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर टू एसिड या एसिड टू वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर 2 नंबर पूछने एग्जाम में। तो अब बात आती है कि हमें एसिड को वाटर में घोलना चाहिए या वाटर को एसिड में घोलना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर हमें एसिड का एक बीकर ले रखा है मैंने, ठीक है, ये एसिड है, अब इसमें मुझे वाटर डालना चाहिए या फिर मेरे पास वाटर है और मुझे इसमें एसिड डालना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे यार क्या फ़ायदा, दोनों मिक्स तो होने ही है, कुछ भी किसी में डाल दो। नहीं यार, फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है ये देखो। While diluting acids, it is recommended that acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic. तो पहले ये समझो, जब भी एसिड या बेस को हम पानी में घोलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा, जिसमें बहुत सारी हीट निकलती है, धुआं कर देता है। ठीक है, तो अब इस धुएं को कम करने के लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा धुआं ना हो जाए और आग वाग ना लग जाए या टेस्ट ट्यूब जो तुमने ले रखी है वो टूट ना जाए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं। मतलब ये वाला ऑप्शन करते हैं हम ये नहीं करते। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक समझना। तुमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसिड ले लिया, ठीक है, इसमें तुमने थोड़ा सा पानी डाला, है तो ये पूरा एसिड और वाटर तो बस रिएक्शन करने आया, तो थोड़ा सा पानी डाला बट रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ इतने सारे एसिड के साथ। समझने वाली बात है, यहाँ पे एसिड ज़्यादा पड़ा हुआ है और वाटर थोड़ा सा चाहे आया, लेकिन रिएक्शन हुआ इतने सारे एसिड के साथ, तो ज़्यादा हीट निकलेगी, ज़्यादा डेंजरस है ये प्रोसेस। लेकिन अगर जब मैं वाटर को रिएक्शन करा रहा हूँ तो वाटर तो यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत सारा, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 ड्रॉप एसिड डाली, 1 ड्रॉप, इससे क्या फ़र्क हुआ, एक्सोथर्मिक ये भी होगा, हीट इसमें से भी निकलेगी बट इसमें ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी। फिर 2nd ड्रॉप डाली, फिर 3rd ड्रॉप डाली, धीरे धीरे करके एसिड डाला। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हुई, धीरे धीरे स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, तुमने वाटर डाला, रिएक्शन एकदम हो गई। समझे ना इतनी चीज़ को। तो ये लॉजिक है एसिड टू वाटर मिक्स करने का। तो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता ही है, हम पानी में एसिड को घोलते हैं ना कि एसिड को पानी में। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, तो अब चलते हैं सॉल्ट्स पे। लास्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स। तो ये सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं हमने जो पढ़ने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है, वॉशिंग सोडा पढ़ना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर कोई बिल्कुल एंड मोमेंट में पढ़ रहा है तो प्लीज़ बस इसी को याद रख के जाना चाहिए, बाकी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बनता कैसे है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विच इज़ कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH। तो हमने क्या किया, NaCl लिया जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, इसमें से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करते हैं, प्रोसेस होता है इसका पूरा, इसमें एनोड डाली, कैथोड डाली, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन लिया। ठीक है, वो नहीं है सिलेबस में, बस तुम्हें ये याद रखना है। क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी NaCl प्लस वाटर, यही मिक्स कर रहे हैं हम, पानी में NaCl घोल रहे हैं और बिजली पास कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, लिखना हो तुम्हें तो क्या मिलता है, NaOH मिलता है और क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और नियर कैथोड क्या होगा, NaOH सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि NaOH कहाँ बनता है, नियर कैथोड बनता है, एनोड के पास नहीं बनता, कैथोड के पास बनता है।
अब NaOH का यूज़ क्या है भाई, मैं जब इसको बना रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा भी होगा तभी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर रहा हूँ, वरना क्या ज़रूरत है। तो जब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फ्यूल्स में यूज़ होती है। क्लोरीन गैस जो होती है वो वाटर ट्रीटमेंट में या PVC या CFCs में यूज़ होती है। वाटर ट्रीटमेंट जैसे स्विमिंग पूल में तुम जाते हो तो वो क्लोरीन डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्लोरीन की छोटी छोटी गोलियाँ डालते हैं जिससे पानी साफ़ हो जाता है। HCl जो बन रहा है वो क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिन बनाने का काम आता है। NaOH जो बन रहा है वो डीग्रीजिंग मेटल होता है, मेटल के काम आता है, सॉप्स बनाने का काम आता है और पेपर मेकिंग के काम आता है, ठीक है। वही क्लोरीन और NaOH, क्लोरीन और NaOH जो होता है वो ब्लीच होता है, ठीक है। ब्लीच मतलब हाउस होल्ड ब्लीच जो होती है जिससे कपड़े वाइट करते हैं हम, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आया NaOH कैसे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर विच इज़ CaOCl2। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, याद रखना। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बार बार बोल के याद करो, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। क्लोरीन का रिएक्शन जब स्लेक्ट लाइम के साथ, किसके साथ करते हैं, स्लेक्ट लाइम, पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा था। स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस के साथ जब करते हैं रिएक्शन क्लोरीन का तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, CaOCl2 और वाटर निकलता है। क्लोरीन गैस प्लस स्लेक्ट लाइम गिव्स CaOCl2 विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। यूजेस क्या क्या है ब्लीचिंग पाउडर के, तो बहुत सारे पता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है ब्लीचिंग वुड एंड वुड पल्प, तो जब तुम्हारे पेपर बनते हैं ना, जो जिस पे तुम लिखते हो पेपर, वो पेपर हल्के से ब्राउन होते हैं। एक रफ़ रजिस्टर देखा है, रफ़ रजिस्टर के अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर कम लगा हुआ है और जो वाइट पेपर है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। तो वाइट करना जो होता है काम वो ब्लीचिंग पाउडर का होता है, इसलिए रफ़ रजिस्टर सस्ता मिल जाता है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर कम लगा है। और जितना ज़्यादा वाइट लोगे, जैसे क्लासमेट का तुम लोगे, तो ज़्यादा महंगा मिलता है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा लगा रखा है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने पहले बना रखा है फर्स्ट चैप्टर, उसमें जाके पढ़ो या तुम्हें आना भी चाहिए चीज़। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के काम भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। सो नेक्स्ट रिएक्शन है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या NaHCO3, बनता कैसे है। NaCl लिया, नमक, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 लिया, तो हमें क्या मिलता है NH4Cl। बट हमें किससे मतलब है NaHCO3 से। NaHCO3 इज़ बेकिंग सोडा। तो सबको पता है बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हमें चने उबालने होते हैं या मटर उबालने होते हैं या कोई भी सब्ज़ी इसको जल्दी उबालना होता है, ठीक है। जैसे राजमा जल्दी बनाने हमें, तो हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे जिससे वो जल्दी फूल जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। या फिर और कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, बताओ तो जल्दी बताओ। तो जब ब्रेड बनाते हैं घर पे, जब ब्रेड बनाते हैं तो लॉकडाउन में लोगों ने बहुत बनाया केक और ब्रेड, तो उनको पता होगा कि उसमें बेकिंग सोडा डालें। क्यों डालें बेकिंग सोडा, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो CO2 रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, CO2 रिलीज़ करता है। और इस CO2 से इस केक में फुलावट आती है, जो फूलता है ना केक थोड़ा सा, तुमने इतना सा केक बनाया, वो केक इतना बन गया, केक फूल गया। फूला किस वजह से, वो CO2 की वजह से फूला। ब्रेड जब बनाते हैं तो भी उसमें यूज़ करते हैं। सो वही इसके यूजेस हैं फॉर मेकिंग ब्रेड स्पॉन्जी। और इस ये यूज़ होता है एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, इनो में यूज़ होता है, इनो में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। जैसे अगर तुम्हें देखना हो कि इसमें कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना, उसको विनेगर में घोलना, तो बहुत सारे तुम्हें बुलबुले दिखेंगे, ठीक है। और ये यूज़ इन सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है ये। क्यों यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि इसमें CO2 निकलती है। सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर को हम आग के ऊपर मारेंगे तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो CO2 निकलेगी और उससे आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो यूजेस सिर्फ याद मत करो, उसके पीछे का लॉजिक भी समझो तो अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि इतना याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, तो रिएक्शन तुम्हें समझ आई। NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 को जब रिएक्ट कराते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 मिलता है, विच इज़ बेकिंग सोडा। लास्ट अब हमारे पास आती है, सॉरी नहीं, सेकंड लास्ट है। सो सेकंड लास्ट आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई? जैसे कपड़े धोते हैं, और क्या होगा? Na2CO3.10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं किसका? सोडियम कार्बोनेट का। कैसे करता है रिक्रिस्टलाइजेशन? तो देखो, अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर अगर तुमने पढ़ा हो तो उसमें एक बात हुई थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। किसकी बात करी थी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम फेरस सल्फेट वगैरह बना रहे थे तब बात करी थी, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो होता है जो डॉट लगा के आगे वाटर लिखा होता है, और कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो ये n बताता है। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इस Na2CO3 में से किसी ने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल लिए थे, अगर मैं वही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें दोबारा डाल दूं, वो दोबारा डालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं इसका रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब इस पे जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकले थे उतने इसको दोबारा दे दूं, तो ये Na2CO3.10H2O विच इज़ वॉशिंग सोडा वो बन जाएगा। इतनी बात समझ, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं? तो पहले तो सबसे इजी, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर हार्ड होता है, हार्ड मतलब खारा पानी, जो खारा पानी होता है उसको सॉफ्ट करने का काम आता है। सॉफ्ट मतलब खारे पानी से अगर तुम किसी जैसे मेटल को धोते हो तो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन उस पानी में अगर थोड़ा सा नमक मिला दो, सॉरी नमक कह रहा हूँ, वॉशिंग सोडा अगर मिला दो तो उससे क्या होता है? वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और जंग लगने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स भी एक वॉशिंग पाउडर की तरह है, एक तरह से बस क्लींजिंग के काम आता है। इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ धोने वोने के काम आता है। अब लास्ट आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। हेमीहाइड्रेट क्यों? क्योंकि इसके अंदर आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट, डॉट के बाद क्या लिखते हैं हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखते हैं। तो इसमें आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट कह रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 क्या, विच इज़ कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इज़ नोन एज जिप्सम। इसको हीट कैसे करते हैं? 373 केल्विन पे। तो ये क्या करता है? लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स कौन से? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स, एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखो ये रिएक्शन उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो हमें CaSO4.12H2O विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी मिलता है, ठीक है। यहाँ 2 थे, आधा इसके पास चला गया तो POP बन गया, और 1.5 जो है वो वाटर की तरह रह गया। इतनी बात समझ। जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो हमें POP मिलता है और वाटर मिलता है। इट इज़ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग इट विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इस POP को मैं पानी के साथ मिक्स करूँगा तो वो जिप्सम बन जाता है। डॉक्टर यूज़ करते हैं POP को फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स, सबको पता है, फॉर मेकिंग टॉयज़, सबको पता है, डेकोरेशन के लिए, सबको पता है, और फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ। अब ये स्मूथ कैसे बन रहा है सरफेस? तो जब घर पे दीवार बनती है हमारी एक, तो पेंटर कहता है भैया इसे पुट्टी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पुट्टी, जो एक वाइट वाइट कलर की लगाता है।
तो उससे प्लेन हो जाता है सरफेस, स्मूथ करने के लिए लगाता है वो, ताकि उस पर पेंट अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ये था आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रिवीजन। चैप्टर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, उनका भी भला हो जाए। तो चलो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।